Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online class. The topic we are going to discuss today is mass spectrometry. In today's lecture we will discuss principle of mass spectrometry, its instrumentation, working, and finally we will discuss applications of mass spectrometry. Talking about what is mass spectrometry, you should know that it is the instrumental technique in which sample is converted into positively charged ions by electron bombardment and particles are separated according to their mass. फाइनली दे आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. आपने याद रखना है कि ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसके अंदर आपके सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर बम्बार्डमेंट की जाती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट कर देते हैं आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स के अंदर, और फिर इन चार्ज आयोन्स को आप सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस या फिर मास टू चार्ज रेशो, और फाइनली उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द डिटेक्टर. क्योंकि इस टेक्निक में आप अपने सैंपल के पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस, देयरफॉर इट इज़ टर्म्ड एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री. Another very important aspect is why we do not use the term spectroscopy over here. You need to remember कि इस टेक्निक के अंदर हम इमिशन और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को स्टडी नहीं कर रहे, तो लाइट इन्वॉल्व नहीं है लाइक ऑल अदर स्पेक्ट्रोस्कोपीज जिनके अंदर आप इमिशन और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को रिकॉर्ड करते थे और देखते थे. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. देयरफॉर the term spectroscopy is not being used over here, and we are using the terms spectrometry over here, right? Then what is mass spectrum? It is a plot of relative abundance against ratio of the mass to charge value. अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि इस केस के अंदर आपके पास जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें एक्स एक्सिस पे आप मास टू चार्ज रेशियो रखते हैं और वाई एक्सिस पर आपके पास होती है रिलेटिव अबंडेंस, और यूँ आपके पास जो ग्राफ प्लॉट होता है आप उसको मास स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं. Dear students, what is mass spectrometer? You need to remember that mass spectrometer is an instrument used for the measurement of atomic masses of the molecules and atoms and their detection on the basis of their mass to charge ratio. यानी इस टेक्निक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको आप मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम देते हैं. अब मास नंबर क्या होता है? इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, so its mass number is 12. Talking about the basic principle of mass spectrometry, I would like to elaborate certain points over here. इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले आप अपने मालिक्यूल्स जो सैम्पल मालिक्यूल्स हैं उन पर बम्बार्डमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर कि बहुत इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो सैम्पल के मॉलिक्यूल्स होंगे, आप जब उनके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वो मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं. तो पहला स्टेप बेसिकली होता है आयोनाइजेशन का. नाउ यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर कि मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. यानी इतनी एनर्जी अगर इनके ऊपर लगाई जाए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी इनके ऊपर लगाई जाए तो उनको आयनाइज किया जा सकता है. और हम जो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं उनकी एनर्जी मोस्टली होती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इट मीन्स कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस एनर्जी है और वो आसानी से हमारे सैम्पल मालिक्यूल्स को आयनाइज कर देंगे. न कन्वर्ट into highly energetic positively charged ions, molecular ions and parent ions. यानी कि आयनाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, बम्बार्डमेंट जब होगी, जब आप आयनाइज करना चाह रहे हैं तो उसके नतीजे में पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे ये फर्दर अपने आप को डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स इनटू डॉटर आयंस. तो क्या हुआ, सबसे पहले आपका सैंपल था, सैंपल के ऊपर आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, एज अ रिज़ल्ट आयनाइजेशन हो गई और आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो गए उस मॉलिक्यूल में से और वो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस में. वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस फर्दर फ्रेगमेंटेशन करते हैं और खुद को डॉटर आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं.
Then formed ions are separated by deflection in magnetic field according to their mass and charge. इन आयंस को पहले एक्सेलरेट किया जाता है एक्सेलरेटिंग ट्यूब प्लेट्स के अंदर, सॉरी, एंड देन आप उनको पास करते हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड उनको सेपरेट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू, और एंड पर आप उनको कलेक्ट करते हैं और डाटा को प्लॉट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। तो ये एक बेसिक लेआउट था ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम शो की जा रही है कि सबसे पहले आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं कि मोलेकुलर आयंस बनते हैं। ये मोलेकुलर आयंस फर्दर फ्रेगमेंटेशन करके मज़ीद डॉटर आयंस बनाते हैं, और जब ये सारे के सारे आयंस को पास किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो वो उनको सेपरेट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोलेकुलर आयंस क्या होती है कि जब आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया, लेट्स सपोज मॉलिक्यूल ए बी के ऊपर, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है रेडिकल कैटायन के अंदर। मॉलिक्यूल का रेडिकल कैटायन आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन भी है राइट साइड ऑफ दिस लेफ्ट साइड ऑफ दिस डायग्राम। आप देख सकते हैं ए बी मोलेकुलर आयन, ये असल में एक रेडिकल कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, और एक डॉट भी नज़र आ रहा है जो इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मींस इट इज़ बिहेविंग एज अ रेडिकल एज वेल। ये फर्दर खुद को डिवाइड करेगा, ये दो तरीक़ों से खुद को डिवाइड कर सकता है। आइदर ए टाइप एटम जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट होगा और बी कैटायन में, या फिर ए कैटायन में जाएगा और बी रेडिकल में। इन दोनों में से कोई भी फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल हो सकती है। इट मीन्स कि इस फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए आपके पास वैरायटी ऑफ आयोन्स आ जाएंगे, और इन आयंस को जब आप पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में आपके पास मास टू चार्ज वैल्यू है और वाई एक्सिस में आपके पास रिलेटिव अबंडेंस होती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस टेक्निक को आप मासेस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इस टेक्निक को आप नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने गिवन सैम्पल में नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यू शुड नो कि उसको आप कैसे रीड आउट करेंगे इस स्पेक्ट्रम को। आप ये देखेंगे कि इन केस ऑफ इन केस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स, आप देखेंगे जितनी आपके पास पीक आ रही होंगी या जितने सिग्नल्स आपके पास आ रहे होंगे, उतने ही आइसोटॉप्स आप कंसिडर करेंगे। अगर 3 जगह पर सिग्नल्स आ रही हैं, 3 पीक्स आ रही हैं, तो आप कहते हैं 3 आइसोटॉप हैं उस सैम्पल के या उस एलिमेंट के। और जितनी पीक की हाइट होगी उतनी रिलेटिव अबंडेंस होगी। जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उस किस्म के आइसोटॉप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। Now talking about instrumentation, this is the very simplest diagram। आप इसको समझें। सबसे पहले आपके सैम्पल को एंटर किया जाता है एक इनलेट के ज़रिए। लेट्स सपोज कि आपका सैम्पल सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन को जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ हीटर वेपराइजेज द सैम्पल, मतलब एक हीटर है जो आपके सैम्पल को वेपराइज करता है, उसको लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और आपके वेपर्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सैम्पल के, उनके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन गन से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड किया जाता है, और उस बीम के टकराने की वजह से इसकी आयनाइजेशन होती है, और आयनाइजेशन के बाद फर्दर फ्रेगमेंटेशन होती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये सारे का सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होगा। आफ्टर दैट आप लोगों को ये कुछ प्लेट्स नज़र आ रही हैं, पैरेलल एक दूसरे के पड़े हैं। ये एक्सेलरेट करती हैं ये एक्सेलरेट करती हैं उन पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स को जो कि प्रोड्यूस हुए हैं पीछे थ्रू आयनाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो जब इन पैरेलल प्लेट्स से पास करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स थ्रू द स्लिट्स यू कैन सी ओवर हियर, तो ये एक्सेलरेट हो जाते हैं। और कैसे एक्सेलरेट होते हैं वो मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को। और यहाँ से गुजरने के बाद जब हाई एनर्जी एक्सेलरेटेड पॉजिटिवली चार्ज आयोन जब पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको सेपरेट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। आप ये याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मास ज़्यादा होगा उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कम होगा और वो कम बेंट होंगे। यानी जो सबसे पहली नज़र आ रही है
ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये रो सबसे पहली जो नज़र आ रही है, दिस इज़ फॉर दोज आयंस जो कि कम डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद जिनका मास कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा उनकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। एट द एंड आपके पास एक डिटेक्टर प्लेट होती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आयन कलेक्टर होता है। तो वो आयंस को कलेक्ट कर लेता है। जितनी डिफरेंट जगहों पर वो ये बीम ऑफ पॉजिटिव रेज टकरा रही होती हैं, हम ये देखते हैं कि उतने डिफरेंट किस्म के आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स मौजूद हैं या उतने डिफरेंट किस्म के आइसोटॉप्स मौजूद हैं। और जितने ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिटेक्टर पर टकराएंगे, वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि कौन से किस किस्म के या किस मैस वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिवली चार्ज आयंस आपके पास ज़्यादा हैं। डिटेक्टर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयंस के टकराने से करंट जनरेट होती है। इस करंट को एम्पलीफाई किया जाता है और उससे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और वो ग्राफ में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ पीछे। ये एक और डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स, ये लेबल डायग्राम है। आप यहाँ पर रोककर इस वीडियो को इस लेबल डायग्राम पे फोकस कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि बम्बार्डमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट जब होगी यहाँ पर तो आयनाइजेशन हो जाएगी, और ये आयन जब पास करेंगे थ्रू डिफरेंट स्लिट्स, तो ये स्लिट से पास जब कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं जो एक्सेलरेट कर देती हैं। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट been labeled over here, and after that they pass through the magnet, और मैग्नेट से पास करके ये डिफरेंट किस्म के पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वो आयन्स जिनका मैस ज़्यादा होता है उनकी डिफ्लेक्शन कम होगी, और जिनका मैस कम होता है यानी छोटे मैस वालों पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है ना, तो वो ज़्यादा बेंट हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जब सेपरेट होंगे तो वो सेपरेटली आयन कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेगा, और ये देखेगा कि कौन से नंबर ऑफ़ आयन्स जो थे वो ज़्यादा थे, यानी कौन सी टाइप के पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ज़्यादा थे, और फिर उनकी मास टू चार्ज वैल्यू और रिलेटिव अबंडेंस को प्लॉट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ये सारी की सारी डिटेल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है। ये वही डिटेल्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। आप इन स्लाइड्स को पॉज करके देख सकते हैं इन डिटेल्स को। आफ्टर दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इस तरीके का दिखता है ये स्पेक्ट्रम, एंड at the end we are going to discuss applications of mass spectrometry. Mass spectrometry as a technique can be coupled with other techniques like HPLC and GC. तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरी जो है क्रोमेटोग्राफीज़ उनके साथ इसको कंबाइन करके इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी GCMS और LCMS के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है। As it is used in the identification of compound, it is used in all areas of sciences. तो ये हर किस्म के साइंसेस में यूज़ होते हैं because these are used for the identification of compounds. इसके अलावा भी इसकी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में डिफरेंट applications हैं. You can go through the applications. That is all for today. Thank you so much.